देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश का बुलेटिन आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ईरान के मिलिट्री बेस में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। धमाके के बाद आग की ऊंची लपटें देखी गई हैं। दुनिया को ईरान पर एटमी टेस्ट का शक है। क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है ईरान? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तेहरान के पास मिलिट्री साइट पर यह धमाका हुआ है और इसके बाद इस बात को लेकर सवाल, इस बात को लेकर संशय कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। 2020 में विश्व युद्ध का आगाज, क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है ईरान? ईरान से विस्फोटक ब्रेकिंग आई है, जिससे सुपर पावर अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। महाशक्ति अमेरिका सन्न है, हैरान है, परेशान है। जिस ईरान को सुपर नेशन ने मामूली दुश्मन समझा, अब वही ईरान बारूदी कोहराम मचा रहा है। शुक्रवार को तेहरान के पहाड़ी एरिया में महाविस्फोट हुआ है। अल्बोर्ज पहाड़ी इलाके में हुए इस भीषण ब्लास्ट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। धमाके से आसपास के घरों की खिड़कियां और दीवारें टूट गईं। तेहरान के पास मिलिट्री बेस पर हुए धमाके के बाद आग की ऊंची लपटें देखी गई। दुनिया को ईरान पर एटमी टेस्ट का शक है। ईरान के इस बारूदी बवंडर के साथ ही अरब वर्ल्ड में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर इस घटना पर इसलिए है क्योंकि इसी एरिया में 2 दशक पहले उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। वहाँ ईरान का सीक्रेट मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर है। धमाका एक टनल में हुआ है। इस टनल को राष्ट्रपति रूहानी ने ऐसे अवैध किले में तब्दील कर रखा है जिसमें सेंधमारी करना नामुमकिन है, और इसका ट्रेलर ईरान ने भी दिखा दिया। इसी टनल में राष्ट्रपति रूहानी के शागिर्द छिपाकर मिसाइल तैयार करते हैं। ऐसे में ईरान के इस बारूदी बवंडर के साथ ही साउथ चाइना सी में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है। इस विस्फोटक घटना के बाद से एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि ईरान धमाके की साइट पर प्रोपेन गैस का भंडार बता रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईरान ने पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया है। 12 लाख लोगों की पावर सप्लाई काटी गई। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए और ये सब ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में हुआ है। मतलब साफ है कि 2 दशक पहले इसी साइट पर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तब इसी एरिया में इस्लामिक रिपब्लिक ने हाई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था और अब ईरान ने एक बार फिर महाविस्फोट किया है, जिससे जाहिर है जंग तो करीब करीब शुरू हो चुकी है। अब इसका अंजाम क्या होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बाकी है। इधर पिथौरागढ़ में सैनिकों की लाइफलाइन एक बार फिर से बनकर तैयार है। भारत चीन सीमा के पास मुंसियारी मिलन मोटर मार्ग को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। पिछले दिनों इस मार्ग पर क्षतिग्रस्त हो गए इस वैली ब्रिज पर अब पहले की तरह आवाजाही हो रही है। कोई कोताही नहीं, कोई देरी नहीं। सवाल देश की सुरक्षा का है और दुश्मन खतरनाक है। लिहाजा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने युद्ध स्तर पर काम किया और कुछ घंटों में ही इस ब्रिज को दोबारा तैयार कर दिया। सामरिक नजरिए से बेहद अहम मुंसियारी मिलन मोटर मार्ग अब फिर से बनकर तैयार है। चीन सीमा पर सेना के लिए जरूरी साजो सामान और राशन की सप्लाई करने का ये मोटर मार्ग अकेला जरिया है। ऐसे में इसकी अहमियत समझी जा सकती है, खासतौर से ऐसे समय में जब भारत और चीन की सीमा पर हालात बेहद संगीन नजर आ रहे हैं। भारत चीन सीमा पर बना ये वैली ब्रिज पिछले दिनों टूट गया था। तब भारी मशीन से लदे ट्रॉले का भारी पुल सह नहीं सका और ध्वस्त हो गया था। तब बताया गया था कि पुल के ऊपर से इतने भारी वाहनों को गुजरने की मनाही थी, लेकिन नियमों की अनदेखी कर ऐसा किया गया, जिसकी वजह से पुल टूट गया। 9:15 बजे मुंसियारी मिलन मोटर मार्ग में ये ढाबा गाड़ में एक ब्रिज विभाग का एक ब्रिज वैली ब्रिज लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन शायद जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ। बहरहाल अब सेना की चिंता दूर हो गई है, क्योंकि सीमा पर फौज की लाइफलाइन फिर से काम करने लगा है और ये काम जिस संजीदगी के साथ किया गया उसमें बीआरओ का कमाल तो है ही, साथ ही सरहदों की सुरक्षा के लिए देश के जज्बे को भी दिखाता है। और कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार चला गया है। अभी तक 54.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। एक्टिव मामलों में 99% को मामूली परेशानी है। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा संकेत है। एक्टिव मामलों में सिर्फ 1% की हालत गंभीर है। और वहीं अगर देश की बात की जाए तो देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के केस सामने आए हैं।
24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,368 नए केस आए हैं कोरोना के। पिछले 24 घंटे में 14,229 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 414 कोरोना मरीजों की मौत हुई। The figures in America, Britain, Spain and France are also much higher than India. Lakhs of villages, home to 85 crore people, remain almost untouched by coronavirus. कोरोना संकट से जूझ रही दुनिया के सामने आज दो और डराने वाले आंकड़े सामने आए। विश्व में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की तादाद 1 करोड़ पार कर गई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच राहत की भी खबर है। पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों में से आधे से ज्यादा ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। दुनिया में अब तक 54 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ित स्वस्थ हुए हैं। भारत में भी कोरोना से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। देश में पहली बार 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। वहीं 14,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अलग अलग अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए गए हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6,368 नए मामले सामने आए। However, India's death per million due to COVID is under 12. लेकिन भारत के लिए कोरोना के मोर्चे पर राहत की भी कुछ खबरें हैं। अपने देश में अब तक कोरोना के 5.25 लाख से ज्यादा मामले जरूर आ चुके हैं, लेकिन 3,10,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 2 लाख से कुछ ज्यादा है। भारत के लिए एक बड़ी राहत है कि यहाँ कोरोना से मृत्यु दर 3% है, जो दुनिया के ज्यादातर देशों से सबसे कम है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी 58% को पार कर चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु सरीखे राज्य पूरे देश को चिंता में जरूर डाल रहे हैं, लेकिन नए मामले बढ़ने के पीछे बड़ी वजह पिछले कुछ दिनों में कोरोना टेस्ट में की गई भारी बढ़ोतरी भी है। इस वक्त देश में हर रोज 2 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। और कोरोना पर एक और बिग ब्रेकिंग। भारत में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। तेजी के साथ ये खतरा बढ़ रहा है और तेजी के साथ नए जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से तेजी के साथ बढ़ा है मौत का भी आंकड़ा। 4.2% की दर से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। सिर्फ चिली में भारत से ज्यादा 4.4 की दर से बढ़ोतरी हुई है। तो ये भारत के लिहाज से एक बुरी खबर है। रुख कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार की शाम को राधा स्वामी ब्यास में बने कोविड सेंटर पहुंचे और यहां के हालात का जायजा लिया। यहां पर देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल को बनाया जा रहा है। यहां पर 10,000 मरीजों के रहने की सुविधा होगी। 100 सेकंड में आप देखिए दिल्ली को बचाने का पूरा प्लान क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल का जायजा लिया। 10,000 बेड का ये अस्पताल राधा स्वामी सत्संग ब्यास में तैयार हो रहा है। ब्यास का शेड पहले से तैयार था, जहाँ सत्संग आदि कार्यक्रम पहले से होते थे। जो बढ़ते हुए केसेस देखते हुए, क्योंकि दुनिया में बड़ा प्रजातंत्र का देश में सबसे बड़ा पॉपुलेशन भारत है चाइना के बाद, इसी दृष्टिकोण से जो तिकड़ पॉपुलेशन भी रहते हैं और पॉजिटिव केसेस बढ़ने का भी उम्मीद है। इसी दृष्टिकोण में देखते हुए भारत सरकार ये निर्णय लेकर ये काम कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद शाह ने ट्वीट किया, मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सेंटर को बनाने में मदद की। वहीं दूसरे ट्वीट में कहा कि मैं अपने आईटीबीपी के साहसी अधिकारियों और कर्मियों की सराहना करता हूं जो इस कोविड केयर सेंटर का संचालन कर रहे हैं। राष्ट्र और दिल्ली के लोगों की सेवा करने की उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है। दौरे के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इस मुसीबत की घड़ी में दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए मैंने सबसे सहयोग मांगा और सबने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ईश्वर सभी को स्वस्थ रखे और यहाँ कम से कम लोगों को आने की जरूरत पड़े। मेरे ख्याल से दुनिया में बड़ा हॉस्पिटल यही होगा, 10,000 बेडेड हॉस्पिटल। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये हॉस्पिटल का उपयोग ना हो, क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट जितना कम होगा तो उतना अच्छा है। दिल्ली में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार को बढ़ते मरीजों के लिए बेड की चिंता हो रही है। इसी कड़ी में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के मैदान में बने कोविड सेंटर में 10,000 मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार ये अस्पताल जुलाई के पहले सप्ताह से काम करना शुरू कर देगा। और बड़ी खबर असम से है, जहां पर गुवाहाटी में आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन। गुवाहाटी में आज से 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना के संकट, बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 24 घंटे में
असम में 246 नए केस सामने आए हैं। बेहद सख्ती के साथ लागू होगा यह लॉकडाउन अगले 14 दिनों के लिए। वहीं देश में पीड़ितों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर गई है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन दुनिया के बड़े देशों में भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। 100 सेकंड में यह खबर आप देखिए। India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. महामारी के खिलाफ देश का मनोबल हाई है। कोरोना की लड़ाई में देश बेहतर कर रहा है। इस जंग में भारत की स्थिति दुनिया के कई देशों से अच्छी है। लॉकडाउन और दूसरे कदमों की वजह से देश कोरोना पर भारी है और अब कोविड-19 के खात्मे की बारी है। पीएम मोदी कहते हैं कि भारत का रिकवरी रेट भी हर दिन बढ़ रहा है और सब मिलकर इस पर कंट्रोल कर रहे हैं। The figures in America, Britain, Spain and France are also much higher than India. कोरोना फ्री इंडिया के इस युद्ध में मोदी के मंत्री भी किसी योद्धा से कम नहीं हैं। कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 17वीं बैठक में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर निर्णायक रणनीति बनाई गई। मंत्रियों की इस बैठक में 8 राज्यों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना के ज्यादातर मामले हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देश के इन 8 राज्यों में कोरोना के 85.5% मरीज हैं। कोविड-19 से 87% मौत भी देश के इन्हीं 8 राज्यों में हुई है। यही वजह कि 15 टीमें इन राज्यों को तकनीकी सहयोग देने के लिए भेजी गई है। इन टीमों में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, महामारी वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव शामिल हैं। तो देश में इस वक्त टेस्ट कराने के लिए 1026 डायग्नोस्टिक लैब हैं और अब तक 79,96,707 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,20,479 सैंपल टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा एक अन्य केंद्रीय टीम फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा कर रही है। ये टीम इन राज्यों की कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग में मदद कर रही है। वहीं देश में कोविड-19 मामलों की मौजूदा स्थिति और विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के बारे में भी चर्चा हुई। और आज पीएम मोदी 11 बजे मन की बात करेंगे। इस बार भारत चीन टकराव पर पीएम मोदी का फोकस रह सकता है। 100 सेकंड में आप समझिए कि कोरोना काल में पीएम के मन में क्या है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर देशवासियों से मन की बात करेंगे। ये जानकारी खुद पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से बात कर रहे हैं। मन की बात का ये 66वां एपिसोड होगा। इससे पहले कोरोना काल में पीएम मोदी 2 बार मन की बात कार्यक्रमों के जरिए देशवासियों से संवाद कर चुके हैं। 31 मई को हुए मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना से अपनी सुरक्षा का ध्यान, एहतियात बरतने पर जोर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने और नियमित हाथ धोने की अपील की थी। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। कोरोना के अलावा इस बार चीन के साथ टेंशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी चीन के खिलाफ सख्त तेवर दिखा चुके हैं। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी आज गलवान के बलवानों का जिक्र कर सकते हैं और देश के 20 शहीदों का बलिदान भी पीएम के कार्यक्रम में इस बार शामिल होने की उम्मीद है। एलएसी पर बढ़ते तनाव पर भी पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों को तैयारियों का भरोसा मिल सकता है। इसके अलावा मोदी देशवासियों को इस मुश्किल घड़ी में संयम और धैर्य के साथ रहने की नसीहत भी दे सकते हैं। तो माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर भी पीएम मोदी इस बार खुलकर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है। और अब बात करते हैं गांव की, जहां पर 2 देश एक होते हैं। इन 2 देशों के भगवान एक हैं। भारत नेपाल सीमा पर बसे उस गांव का नाम है सीवान। पूजा एक, धर्म एक। चीन को ये रास नहीं आ रहा। 100 सेकंड में आप देखिए चीन क्यों पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ा रहा है। एक गांव 2 देश, 2 देश एक भगवान, 2 देश लोग एक। इस वक्त मैं भारत नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 394 के ठीक सामने खड़ा हूँ। इधर इंडिया है, ये इंडिया के लोग हैं। बाईं तरफ ये नेपाल के लोग हैं।
हम लोग का यहाँ पूजा पाठ एक ही जगह पर होता है दोनों का, कोई मर गया कोई शादी संबंध हो गया, दोनों गांव को मिलकर एक ही जगह करते हैं। जी नहीं, हम लोग को फीलिंग नहीं है कि दो देश है, हम लोग को समझते हैं एक ही देश है। उनकी ज़मीनें इधर, उनकी ज़मीनें है, पहले से भी है, अभी नहीं। भगवान एक ही है दोनों भगवान देश? तो दोनों देश की एक ही भगवान है। भगवान नहीं बटे? जी नहीं, और भगवान क्या क्या नहीं बटा? सर और कुछ नहीं बताया, आदमी जो मरता है ना वो एक ही जगह पर हम लोग दफनाते हैं और क्रियाक्रम जो है ना वो एक ही जगह करते हैं। शमशान नेपाल में है कि इंडिया में? नेपाल में है। नेपाल में है। इसमें इन दो देश एक गांव के बीच में एक चाइना नाम का प्राणी घुसाया है। तो वो तो अब आधुनिक क्या मैटर है ये तो नहीं बताएंगे, माने हम लोग का नेपाल इंडिया का कोई भी पता नहीं हुआ। यही सवाल जरा नेपाल से करते हैं। कुछ असर दिख रहा है, माने मन में कुछ मलाल है, एक चाइना नाम का प्राणी बीच में घुसा हुआ है। कुछ असर नहीं है, चाइना का उधर है, हम लोग का युग से मधेश का जो भूभाग है वो भारत से ही मिलता है, हम लोग का वेशभूषा भारत से ही मिलता है, हम लोग में कोई छल पास नहीं है। सबको पता है कि चाइना नाम का एक प्राणी बीच में है जिसके तिलस्म में नेपाल के कुछ सत्ताधीश फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के। लेकिन सीमा पर अगर आएँ और सीमाई जो गांव हैं जहां भारत के लोग और नेपाल के लोग हैं, उनको ये इल्म तक नहीं है कि हम दो देश हैं। वहीं सीमा पर बसे सीवान गांव में जाने का एकमात्र रास्ता है, वो रास्ता भी नो मैंस लैंड है, ना भारत में ना नेपाल में। लिहाजा सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। वर्षों से दोनों देश के लोग इसी गढ़ेनुमा सड़क से आ जा रहे हैं। 100 सेकंड में आप देखिए बेसुध रास्ते की सधी हुई कहानी। भारत नेपाल की सीमा पर यह गांव बसा है, सीवान टोला। आधा गांव नेपाल, आधा गांव इंडिया। और ये गांव में जाने की ये सड़क है। ये सड़क और इसकी स्थिति क्या है जरा देख लीजिए, क्योंकि आखिर इसको कौन इसका मरम्मत करे और इसे बनाए कौन? भारत की सरकार बनाए या नेपाल की सरकार बनाए, क्योंकि ये सड़क नो मैंस लैंड में है। अब क्या करे, वो लोग बोलता है लोग ये लोग भारत बनवाएगा, भारत बोलता है नेपाल बनवाएगा, वो आपस में ये मैटर है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं हम लोग तो मन था कि अब दोनों आदमी नहीं बनवाएगा तो आपस में हम लोग भाईचारा का जो है दोनों देश बैठे इसके लिए बात करें। जी, मिट्टी डालते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ तो उतना पैसा है नहीं जो हम लोग को पिच बनाए, हम लोग मिट्टी डालते हैं इसी तरह हचाल मचाल कर भाग। आप नेपाल वाले हैं? जी हम भारत से, लेकिन हमारी लड़की दोनों तो नेपाल में रहती है। ये सड़क नुमा रास्ता नुमा सड़क या गड्ढा नुमा सड़क जो इसको कहें, लेकिन यही एकमात्र सड़क है जिससे होकर के आप गांव में जा सकते हैं। उस गांव में जो नेपाल भी है और इंडिया भी है। जहां 4 लोग बैठे हैं उसमें से 2 इंडिया के हैं, 2 नेपाल के हैं, लेकिन बैठने वालों को इल्म नहीं है कि वो मेरे साथ जो बात कर रहा है वो नेपाल का है। वो तो सियासत है और बाकी लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये इंडिया है, ये नेपाल है। वर्तमान परिदृश्य में भी ये देखना और जानना और समझना, खास करके इंडिया और नेपाल के विषय में जब भी हम समीक्षा करेंगे तो इन बातों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि सदियों से किस तरीके से भारत और नेपाल एक दूसरे में घुला मिला और एक दूसरे में रचा बसा है। और वहीं एक बड़ी खबर आपके सामने, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रूस ने दी थी अमेरिकी गठबंधन सेना की सुपारी। यह खुलासा किया गया है अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की तरफ से तालिबान आतंकवादियों को रूस ने ही की थी इनाम की पेशकश। गठबंधन सेना के जवानों को मारने के लिए यह इनाम की पेशकश की गई थी। रूसी खुफिया अधिकारियों ने रची थी साजिश। अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से यह बड़ा खुलासा। वहीं कोरोना संकट के बीच मानसून की बारिश और बाढ़ की मुसीबत भी अब दस्तक दे चुकी है। देश के कई इलाकों में लोगों की मौतें हुई हैं तो कई जगहों पर लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अब तक लाखों लोगों पर मानसून की बारिश का असर हो चुका है। अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है और असम में भारी बारिश और बाढ़ से 20 लोगों की जान चली गई। राज्य के कम से कम 3 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के 20 जिलों की हालत कुछ ऐसी ही है। सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के स्तर से ऊपर हैं। तिनसुकिया और आसपास के कई गांवों की इन दिनों कुछ ऐसी ही हालत है। जिले का बोडुबी चिलाराय नगर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। शिकायत है कि यहाँ हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीर और त्रासदी दिखती है, लेकिन नेता भरोसा देने के सिवाय ज्यादा कुछ नहीं कर पाते।
और ये तस्वीर असम के ही डिब्रूगढ़ शहर की है। शहर की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। जहां नजर घुमाएं उधर पानी ही पानी। यहाँ हालात ऐसे बने कि डिब्रूगढ़ के पुलिस कर्मियों को भी अपना ठिकाना बदलना पड़ गया। यहीं मौजूद सीआरपीएफ का मुख्यालय भी पूरी तरह से पानी में घिरा हुआ है। चिंता में गुवाहाटी शहर के लोग भी हैं, क्योंकि शुरुआती बारिश में ही शहर में जगह जगह पानी भरने लगा है। उधर देश के दक्षिण में हैदराबाद में मानसून की बारिश हुई तो जमकर हुई। एक बार की तो पूरा शहर अस्त व्यस्त नजर आया। हैदराबाद में निजाम के पैलेस की एक खिड़की भारी बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जब ये खिड़की नीचे गिरी तो उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस बीच हर साल मानसून की तबाही झेलने वाले यूपी के भी कुछ इलाके बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी जिले में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बहरहाल कोरोना संकट के बीच बाढ़ और बारिश की जो नई मुसीबत आनी शुरू हुई है, उसको लेकर इस बार राज्य सरकारों को और ज्यादा सतर्क होना होगा, जिससे कि आम लोगों को दोहरी मार न झेलनी पड़े। और दिल्ली एनसीआर को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रही राजधानी दिल्ली पर अब टिड्डियों की नजर है। हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी को जारी किया गया है। सभी डीएम को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। आप 100 सेकंड में देखिए टिड्डी से कैसे निपटेगी राजधानी दिल्ली। हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद होते हुए टिड्डियों का आक्रमण अब दिल्ली पर होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में लाखों की संख्या में ये टिड्डियां पहुंच चुकी हैं, जिससे दनकौर समेत कई गांव के किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिल्ली के छतरपुर में गांव और फार्म हाउस में टिड्डी दल का हमला हुआ है। अचानक टिड्डियों के आने से लोग परेशान हो गए हैं। टिड्डियों का ये दल घरों में, फार्म हाउस में और खेतों में घुस गया है। टिड्डियों का दल दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला घाटी में घुसा है। हमने वन विभाग को ढोल और डीजे बजाने और केमिकल छिड़काव करने का आदेश दिया है। वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है, वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली में टिड्डियों के हमले के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक आपात बैठक की। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर राज्य के सभी जिलों के डीएम को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है और साथ ही दमकल विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करने का निर्देश दिया है, ताकि कीटनाशक के छिड़काव की व्यवस्था की जा सके। एडवाइजरी में उपाय भी बताए गए हैं, जैसे दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, बाहर रखे पौधों को प्लास्टिक शीट से कवर करें। टिड्डी आमतौर पर दिन के समय उड़ती हैं और रात के समय आराम करती हैं। रात को आराम करने का मौका ना दिया जाए और क्लोरोपाइरीफोस का रात में छिड़काव लाभप्रद है। सुरक्षा के लिहाज से पीपीई किट पहनकर रात में इसका छिड़काव किया जाए। केमिकल के छिड़काव के साथ ही ड्रम बजाने का निर्देश दिया गया है, जिससे टिड्डी दूर भागते हैं। एग्रीकल्चर विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी होने जा रही है। हवाओं का रुख साउथ की तरफ है। पूरी स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने रवि विश्वकर्मा की कार को रोका और उन्हें गोलियों से भून दिया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। मार दिया। फिल्मी अंदाज में हुई हत्या की इस वारदात ने पूरे इलाके को सख्ते मिला दिया। वीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा होशंगाबाद से पिपरिया स्थित अपने घर जा रहे थे। घात लगाकर बैठे हत्यारों ने रेलवे ब्रिज के नीचे उनकी कार पर पहले लाठी और रॉड से हमला किया और फिर विश्वकर्मा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मार दिया। अरे रुको तो। हत्यारे वीएचपी नेता को किसी भी हालत में मौत के घाट उतारने की मंशा से ही आए थे। विश्वकर्मा को गोली मारने के बाद उन्हें कार से बाहर खींचा और जमकर पिटाई की। विश्वकर्मा के साथ 2 लोग और थे, जो घायल हालत में मौके से जान बचाकर भाग निकले। विश्वकर्मा को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने जांच तत्काल शुरू कर दी है। यहाँ से स्पॉट को वहाँ से मिट्टी और खून प्रिजर्व करवा लिया गया है और जो लोगों से सामने आ रहा है उसमें इनकी किसी से पुरानी रंजिश थी और ऐसे कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उस पर अभी एफआईआर की कार्रवाई चालू है। एफआईआर होते से नाम का खुलासा होगा और जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। मामले की जानकारी लगते ही अस्पताल में वीएचपी कार्यकर्ताओं का जमघट लग गया।
गुस्से से भरे समर्थकों को पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया। कहा जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन सवाल पुलिस पर भी है कि अगर रंजिश की वजह से रवि विश्वकर्मा की जान को खतरा था तो उन्हें जरूरी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अब एकजुट हो गए हैं। ब्रसेल्स फोरम में भारत के पक्ष में बुलंद हुई है आवाज। चीन के मसले पर यूरोपीय यूनियन से बात करेगा अमेरिका, यह बात कही गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन विवाद में भारत का पक्ष लिया है और यह पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी लगातार अमेरिका की तरफ से भारत का समर्थन किया जा रहा है। माइक पॉम्पियो ने चीन से दुनिया को सावधान किया है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की तरफ से चीन से दुनिया को सावधान रहने के लिए 2 टूक कहा गया है और चीन के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अब ये दोनों एक साथ आगे और भारत के लगातार सपोर्ट में है। ये चीन के लिए बुरी खबर है। इधर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असली वजह है, इसकी तलाश में जुटी मुंबई पुलिस को अभी तक क्या कुछ हासिल हुआ, कुछ भी साफ नहीं हुआ। लेकिन पुलिस इतना भर ये जरूर कह रही है कि 27 लोगों से पूछताछ की गई है, नतीजे बहुत जल्द सामने आएंगे। 100 सेकंड में आप देखिए मुंबई पुलिस नतीजे के बजाय फिलहाल सोशल मीडिया पर अफवाह से बचने की नसीहत भर क्यों दे रही है। पुलिस एक एक कर सुशांत के सभी करीबियों से बातचीत कर रही है। सुशांत के करीबी दोस्तों में शुमार रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक से भी पुलिस ने काफी बातचीत की है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पुलिस गंभीरता से इसे ले रही है। सुशांत सुसाइड मामले में अब तक कुल 27 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। एक्टर की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक से भी पुलिस ने लंबी बातचीत की है। इसके अलावा यश राज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है। रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फिल्म पानी बनने वाली थी। वे फिल्म में लीड एक्टर होने वाले थे, मगर क्रिएटिव टीम के साथ मनमुटाव और फिल्म के कंटेंट को लेकर इश्यू होने की वजह से इस फिल्म पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। सुशांत ने अपनी डायरी में लिखा था कि पानी का डायरेक्टर कौन होगा। इसके अलावा डायरी में पानी को लेकर और डिटेल्स पाई गई है। मैं इस माध्यम से सब लोगों को अपील करता हूँ कि बहुत सारा सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके की खबरें इस केस के बारे में दी जा रही है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि मुंबई पुलिस इस केस को, इस सेंसिटिव केस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है और आप पुलिस में विश्वास रखिए, जो सच है वो सबके सामने पुलिस लाएगी। पुलिस की अपील है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने से लोग परहेज करें। 34 साल की उम्र में इस युवा कलाकार ने 14 जून 2020 को सुसाइड कर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से पूछताछ की जा सकती है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के त्राल में 31 साल के बाद हिजबुल का पूरी तरह से सफाया हुआ है। अब यह इलाका आतंकी मुक्त हो चुका है। 100 सेकंड में देखिए सवरते कश्मीर की सुकून देने वाली रिपोर्ट। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया गया था और इसके साथ ही अब 31 साल बाद त्राल से हिजबुल के आतंकियों का सफाया हो गया है। आतंकियों का गढ़ कहा जाने वाला दक्षिण कश्मीर का पुलवामा सेक्टर अब आतंकियों से मुक्त हो चुका है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, उसके बाद से कश्मीर के त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन का एक भी सक्रिय आतंकी नहीं बचा है। कश्मीर घाटी में जिस तरह लगातार मिलिटेंट्स के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें इस साल जून के इसी महीने में अलग अलग मुठभेड़ों में 35 के आसपास मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में मारा गया और इस साल अब तक 118 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में मारा गया। यानी साफ तौर पर पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं और ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर और बाकी संगठन के टॉप कमांडर्स की है। लेकिन इस बीच सुरक्षा बलों के लिए एक सबसे बड़ी कामयाबी, जो कि कल त्राल में 3 मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में मारा गया और इसी के साथ साथ त्राल पुलवामा में अब हिजबुल मुजाहिदीन का कोई मिलिटेंट बचा नहीं है, जिसका दावा जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने भी किया। बुरहान वानी ने हिजबुल मुजाहिदीन को एक बार फिर से सक्रिय किया था। यानी साफ तौर पर मिलिटेंसी का हॉटबेड, यानी कहें कि हिजबुल मुजाहिदीन का हॉटबेड त्राल अब हिजब से मुफ्त हो गया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में एक वक्त आतंकियों का ठिकाना था। यहाँ के त्राल से आतंकी कमांडर बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे दहशतगर्द आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों को पहले ही मार गिराया था। आपको बता दें, अब तक जून महीने में ही 48 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। और चीन को लेकर एक बड़ी खबर है। अपनी हरकतों से दुनिया को परेशान करने वाले चीन पर बड़ी आफत आई हुई है। यहां पर बाढ़ के पानी में गाड़ियां और जानवर सब बह रहे हैं।
घर टूट गए हैं। 37,000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। चीन पर प्रकृति का कहर बरपा है। चीन में भयंकर बाढ़ आई है, अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। चीन के हुबेई से आई हुई तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। कार के साथ एक महिला बाढ़ के पानी में डूब गई, क्योंकि सड़कों पर 6 से 7 फीट पानी भरा पड़ा है। सड़क पर पानी इतना था कि कार के साथ साथ महिला बहने लगी। वो चीखती चिल्लाती रही और उसकी कार पानी में डूबती चली गई। डूबती हुई कार सड़क पर बह भी रही थी। तब वहां उसकी मदद के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर रेस्क्यू टीम ने कार का दरवाजा तोड़कर उस महिला को बाहर निकाला। तब जाकर महिला की जान बच पाई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो महिला अपनी जान गंवा बैठती। बाढ़ का पानी इतना तेज है कि गाड़ियां सड़क पर बह रही हैं, जानवर भी बह रहे हैं। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि घर तो डूब ही गए हैं, अब दीवारें भी टूटने लगी हैं। मोहल्ले की फेंसिंग भी टूट गई है। अब आपको दिखाते हैं चीन के जियांगी प्रांत का हाल। यहाँ भी बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाया है। यहाँ पर बाढ़ के पानी ने कितने ही घर तोड़ डाले, पेड़ उखड़ गए हैं, मोहल्ले की सड़कों पर नाव चलने लगी है। बहुत सारे लोग अचानक जलस्तर बढ़ने से घरों में ही फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम वहां के लोगों को बाहर निकाल रही है। बुजुर्गों को भी नाव के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। घरों और आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जियांगी प्रांत में कुछ सैलानी भी आते हैं या फिर ऐसे लोग जो काम के सिलसिले में यहाँ आते हैं। यहाँ से अभी तक 38 देशों के 37,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बाढ़ के पानी ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है। सारी फसलें डूब गई हैं। इस बाढ़ से करीब 11 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। खबर दिल्ली से। दिल्ली के सीमापुरी थाने में तैनात कांस्टेबल रविंद्र नागर ने अपने साथी कांस्टेबल आमोद को गोली मार दी। वारदात को आपसी कहासुनी बताया जा रहा है। 100 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए और ये समझिए कि आखिर क्यों अपना आपा खो रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली के सीमापुरी थाने में हलचल है। हलचल जानलेवा हमले की वजह से मची है। दरअसल थाने के कांस्टेबल रविंद्र ने अपने साथी आमोद को मामूली कहासुनी के बाद गोली मार दी। घायल आमोद को जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे एम्स में रेफर कर दिया गया है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। फिलहाल गोली मारने वाला कांस्टेबल रविंद्र नगर जेल भेज दिया गया है। थाने में उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। शनिवार को उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। रविंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रविंद्र को निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि सीने में गोली लगने से जख्मी कांस्टेबल आमोद भड़ाना की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। एम्स में फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है। सीमापुरी पुलिस की इस कार्रवाई को काम के बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि दिल्ली पुलिस आखिर आपा क्यों खो रही है। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम कर रही दिल्ली पुलिस की सब जगह सराहना हो रही है। इधर दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने स्टार इमेजिंग पैथ लैब के साथ मिलकर हेल्दी पुलिस हैप्पी पुलिस नाम से कैंपेन शुरू किया है। जिस कैंपेन के अंतर्गत उन्होंने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब हेल्थ को, एक हॉलिस्टिक हेल्थ को ध्यान रखते हुए ये कैंपेन लॉन्च हुई है। कोई शक नहीं है कि पुलिस कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उभरी है। काम का दबाव बढ़ा है, लेकिन ऐसा भी क्या दबाव कि आपा खो बैठे। साथियों के साथ सहानुभूति और सहभागिता छोड़कर जान लेने पर आ जाएं। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाने लगी है, लेकिन ऐसी घटनाएं उसकी छवि को धूमिल करती हैं। सीमापुरी पुलिस की हरकत सावधान करती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।